मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसका जन्म ना 1946 में हुआ था। ओह, मतलब आजादी से ठीक 1 साल पहले। बिल्कुल। एक ऐसी लेगेसी, एक बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद संस्था जो दशकों से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में आराम से अपना काम कर रही है। राइट। लेकिन आज इस 80 साल पुरानी संस्था के नंबर्स देखे ना तो वो किसी नए तेजी से बढ़ते टेक स्टार्टअप जैसे लगते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बिजली लिमिटेड की, जिसे लोग आमतौर पर BBL भी कहते हैं। सही कहा आपने। और आज की इस डीप डाइव में हमारे पास 2 बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं इसको समझने के लिए। हाँ, पहला है ICRA का जून 2026 का क्रेडिट रेटिंग रैशनल, जो बेसिकली कंपनी की डेट और फाइनेंशियल सेहत को ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा है HDFC सिक्योरिटीज की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, जो उनके स्टॉक और आगे के बिजनेस पोटेंशियल की पूरी पिक्चर देती है। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम ये समझें कि आखिर इस लेगेसी कंपनी ने आज के इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा कैसे उठाया है, इनकी ऑर्डर बुक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, और वर्किंग कैपिटल या रॉ मटेरियल के दाम जैसी कौन सी चीजें हैं जो इनके लिए खतरा बन सकती हैं। क्योंकि देखिए, भारत बिजली का आज का जो स्ट्रक्चर है वो एक आम हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से काफी अलग है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बड़ी फैक्ट्रीज बनाने और हैवी मशीनरी चलाने के लिए कर्ज लेना बहुत आम बात होती है। हाँ, वहाँ BPL की फाइनेंशियल कहानी पूरी तरह से उल्टी चलती है। हम सिर्फ इनके रेवेन्यूज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मैकेनिक्स को भी समझेंगे जहां सरकारी पॉलिसीज और कमोडिटी साइकिल्स इनके डेली ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस पूरी कहानी को ना अगर एक सीधे एग्जाम्पल से समझना हो तो मैं एक एनालॉजी देती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ऐसी क्लासिक पुरानी गाड़ी हो जो पिछले 80 सालों से सड़क पर बिना रुके चल रही हो। अच्छा। और अचानक से किसी ने उस गाड़ी का बोनेट खोलकर उसमें एक नया टर्बोचार्ज्ड इंजन फिट कर दिया हो। यहाँ वो पुरानी गाड़ी BPL का भरोसा है और वो टर्बोचार्ज्ड इंजन है भारत सरकार का लगातार बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और चलिए सीधे उन नंबर्स पर चलते हैं जो इस टर्बोचार्ज स्पीड को प्रूव करते हैं। ICRA की रिपोर्ट कहती है कि BPL ने FY21 से लेकर FY26 के बीच 25% का रेवेन्यू CAGR दर्ज किया है। वाओ, 25%। हाँ, अब देखिए, CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का 25% होना किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शायद आम लगता हो, जहां स्केलिंग आसान होती है। एग्जैक्टली। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर नए ऑर्डर के लिए लोहा, तांबा और हेवी मशीनरी चाहिए होती है, वहां लगातार 5 साल तक 25% की दर से बढ़ना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। फिजिकली और लॉजिस्टिकली ये काफी मुश्किल होता है। और इनके एब्सोल्यूट नंबर्स भी तो देखिए। FY25 में इनका टोटल रेवेन्यू करीब 1901.7 करोड़ था। और अगले ही साल मतलब FY26 में ये लगभग 20% बढ़कर सीधा 2273.8 करोड़ तक पहुंच गया। बिल्कुल। और इस ग्रोथ के पीछे जो इंजन काम कर रहा है ना, वो सिर्फ कोविड के बाद वाली पेंट अप डिमांड नहीं है। ये एक लंबा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। HDFC की रिपोर्ट बताती है कि अब प्रमोटर्स की तीसरी पीढ़ी बिजनेस चला रही है। राइट। जिन्होंने ऑर्डर इनफ्लोज में काफी स्थिरता ला दी है। लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और यहीं पर मेरा एक सवाल आता है। मार्च 31, 2026 तक इनका जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो 2133 करोड़ का है। हाँ। यानी वो ऑर्डर्स जो इन्हें मिल चुके हैं पर अभी डिलीवर होने बाकी हैं। हाँ। अगर हम इनके पिछले साल के टोटल रेवेन्यू को देखें तो उसके लगभग बराबर का काम इनके पास पहले से एडवांस में तैयार रखा है। सही बात है। तो ऑर्डर बुक को देखकर समझ आता है कि FY27 में जो 15 से 20% की आगामी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है वो हवा में नहीं है। पर ये इतने सारे ऑर्डर्स अचानक आ कहां से रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी लहर का हिस्सा है? सरकारी स्कीम्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सरकार का जो ध्यान पावर ट्रांसमिशन सेक्टर पर है वो सीधे तौर पर BVL को फ्यूल दे रहा है। जैसे DDU-JY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसका मकसद गांव-गांव तक ग्रिड कनेक्ट करना है। बिल्कुल। और उसके साथ IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जो शहरों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड कर रही है। जब भी सरकारी या प्राइवेट स्तर पर नई पावर ग्रिड्स बनती हैं तो सबसे पहली जरूरत ट्रांसफार्मर्स की होती है। राइट। और BBL इसमें स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 400 kV क्लास तक के ट्रांसफार्मर्स की सफलता से डिलीवरी की है,
केवी यानी किलोवोल्ट्स। 400 केवी एक बहुत ही हाई टेंशन पावर लाइन को दर्शाता है जो बड़ी दूरियों तक बिजली पहुंचाती है। तो एक बार आपने इतने हेवी ट्रांसफॉर्मर्स बना दिए तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नेचुरली क्वालिफाई हो जाते हैं। एग्जैक्टली आपकी कैपेबिलिटी साबित हो जाती है। पर देखिए, इसमें एक प्रैक्टिकल रुकावट आती है। अगर 2133 करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, तो पुरानी फैक्ट्री से तो सारा काम नहीं हो पाएगा ना? बिल्कुल, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। हाँ, और कंपनी वही कर रही है। एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आइक्रा ने बताया है कि ये एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। मतलब अपनी ही मौजूदा फैसिलिटी और जमीन के अंदर नई मशीनरी जोड़ रहे हैं, कहीं नया प्लांट नहीं लगा रहे हैं। सही पकड़ा। इस एक्सपेंशन से उनकी ट्रांसफार्मर बनाने की कैपेसिटी 18,000 MVA से बढ़कर ठीक दुगनी यानी 36,000 MVA हो जाएगी। MVA यानी मेगावाट एम्पियर, राइट? हाँ, एक ट्रांसफार्मर की बिजली को हैंडल करने की टोटल कैपेसिटी 36,000 MVA एक मैसिव स्केल है। और इस नए एक्सपेंशन में वो 500 kV 3 फेज ट्रांसफार्मर्स बनाने वाले हैं। पर HDFC की रिपोर्ट में एक जरूरी अपडेट थी इसको लेकर, एक चिंता वाली बात। ये प्रोजेक्ट जो Q1 FY27 में पूरा होना था, वो अब खिसक कर जनवरी 27 तक चला गया है। बिल्कुल। और खर्चा भी बढ़ गया है। पहले एस्टिमेट 170 से 180 करोड़ का था, अब वो 230 से 240 करोड़ हो गया है। तो मेरा सवाल ये है कि मार्केट में जब भी ऐसी डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स होते हैं तो उन्हें एक रेड फ्लैग की तरह देखा जाता है। क्या ये एक छोटी सी रुकावट है या आगे चलकर कोई बड़ा संकट बन सकती है? देखिए, 500 kV जैसी अल्ट्रा हाई वोल्टेज मशीन्स बनाने के लिए ना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग लेवल का चाहिए होता है। ICRA ने जो मुख्य कारण बताए हैं डिले के, वो इस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लेआउट में आई तब्दीली और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिलने में हुई देरी है। अच्छा। और जहां तक रेड फ्लैग की बात है, ICRA ने इसे एक की मॉनिटरेबल जरूर घोषित किया है, यानी आने वाले समय में इस पर बारीक नजर रखनी पड़ेगी। राइट। लेकिन BBL की स्थिति किसी आम डेट लेडन कंपनी जैसी नहीं है जहां एक डिले से लोन डिफॉल्ट हो जाए। इनके पास झटका सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है इनकी बैलेंस शीट। वैसे इनकी बैलेंस शीट सच में चौंकाने वाली है। जब कोई हैवी इंजीनियरिंग कंपनी इतनी तेजी से एक्सपैंड करती है तो उम्मीद होती है कि उनके ऊपर करोड़ों का कर्ज होगा। आमतौर पर वही होता है। लेकिन मार्च 31, 2026 के नंबर्स के हिसाब से BBL की नेटवर्थ 2028.7 करोड़ है। और सबसे कमाल की बात, इनके ऊपर जीरो लॉन्ग टर्म डेट है। जीरो, बिल्कुल सही। और इनके पास 395.1 करोड़ का फ्री कैश रखा है जो किसी बैंक के पास गिरवी नहीं है। 38.6 करोड़ के लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। और अब आती है वो सबसे अजीब और बड़ी बात जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वाली बात। हाँ, कंपनी के पास लगभग 1.317 करोड़ की मार्केट वैल्यू के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। यानी इन्होंने दूसरी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में भारी निवेश किया हुआ है। ये किसी हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस में कहाँ देखने को मिलता है? बहुत रेयर है। और HDFC की रिपोर्ट इस बात पर बड़ा जोर देती है कि ये पोर्टफोलियो BBL के लिए एक डीप वैल्यू बाय का काम करता है। वैल्यूएशन के नजरिए से मार्केट इसको SOTP यानी सम ऑफ द पार्ट्स तरीके से देखता है। सम ऑफ द पार्ट्स? हाँ, मतलब कंपनी के मेन ट्रांसफार्मर और मोटर बिजनेस की अलग से वैल्यू निकाली जाती है और इस 1317 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू को उसमें जोड़ा जाता है। तब आकर असली वैल्यूएशन बनती है। ओह, तब जाकर ट्रू वैल्यू दिखती है। एग्जैक्टली। और इस पोर्टफोलियो की वजह से BBL का नेट डेट पिछले कई सालों से लगातार नेगेटिव चला आ रहा है। ये कैश रिजर्व्स ही उन्हें डिलेज और मार्केट शॉक से शील्ड करते हैं। ये ऐसी बैलेंस शीट तो किसी भी प्रमोटर के लिए सपना हो सकती है, पर इसी खजाने के ठीक बगल में एक विरोधाभास छुपा है, एक कॉन्ट्रडिक्शन जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब मार्जिन्स की बात करें। हाँ, एक तरफ कैश का पहाड़ है, ऑर्डर बुक भरी हुई है, रेवेन्यूज 20% से बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ FY26 में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन FY25 के 9.0% से गिरकर सीधा 7.2% हो गया है। ये एक सच्चाई है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी देती हूँ मैं। मान लीजिए किसी ने एक बड़ी शादी के लिए 1 साल पहले ही किसी केटरर को बुक कर लिया और दाम फिक्स कर दिए। ठीक है। अब शादी का वक्त करीब आते आते अगर अचानक अनाज और सब्जियों के दाम दुगने हो जाएं, तो वो केटरर एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांग सकता ना, शादी तो करनी पड़ेगी, पर उसकी जेब से पूरा मुनाफा निकल जाएगा। BBL के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये।
और इस हैवी इंडस्ट्री में अनाज और सब्जियों का मतलब है कॉपर और CRGO स्टील। CRGO स्टील, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये एक खास तरह का लोहा होता है जिसका ग्रेन स्ट्रक्चर इस तरह सेट होता है कि मैग्नेटिक एनर्जी बिना वेस्ट हुए फ्लो करे। एक ट्रांसफार्मर का दिल यही स्टील होता है। अच्छा, इसके बिना एफिशिएंसी नहीं आएगी। बिल्कुल, पर दिक्कत यह है कि ये स्टील बड़ा वॉलेटाइल है और ज्यादातर इंपोर्ट होता है। जब ग्लोबल मार्केट में इसके और कॉपर के दाम बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट असर उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर पड़ता है जो फिक्स प्राइस होते हैं। ओह, और BBL के फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? ICRA के अनुसार लगभग 40 से 45% कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह फिक्स प्राइस वाले होते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो दाम बढ़ने पर लॉस आपको झेलना है, कस्टमर को नहीं। पर एक बात बताइए, अगर 40 से 45% फिक्स्ड है तो बाकी में प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। हाँ, तो फिर उन बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए वो अपना कॉस्ट रिकवर क्यों नहीं कर लेते? ओवरऑल मार्जिन क्यों गिर रहा है? मार्केट में उनकी पावर कम है क्या? देखिए, डायनामिक्स समझिए। ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स दोनों में ग्लोबल MNCs और डोमेस्टिक प्लेयर्स के बीच बहुत ही कड़ी टक्कर है। कंपटीशन ज्यादा है? बहुत ज्यादा। अगर BHBL सोचे कि मैं सिर्फ फ्लेक्सिबल दाम वाले ऑर्डर लूंगा तो कोई और कॉम्पिटिटर आके वो ऑर्डर ले जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को कॉस्ट सर्टेनिटी चाहिए होती है, इसीलिए वॉल्यूम और मार्केट शेयर मेंटेन करने के चक्कर में BHBL को अपने मार्जिन्स पर समझौता करना पड़ता है। तो मतलब ऑर्डर हाथ से जाने देने से बेहतर है कम मार्जिन पर काम करना। एग्जैक्टली। अब अगर मार्जिन दब रहा है तो डे टू डे ऑपरेशंस और कैश फ्लो पर भी तो असर आएगा। वर्किंग कैपिटल वाला हिस्सा भी थोड़ा उलझावा लग रहा है। FY25 में इनकी नेट वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी 14.4% थी, जो FY26 में अचानक बढ़कर 20.5% हो गई। हाँ, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि बिजनेस की साइकिल में आपका ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। राइट। और इनका डेटर डेज भी 73 दिन से बढ़कर 93 दिन हो गया। यानी सामान बेचने के बाद बैंक में पैसा आने में 3 महीने लग रहे हैं। कहीं BBL इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स यानी SEBs के लिए एक फ्री बैंक की तरह तो काम नहीं कर रही, जहां ऑर्डर तो है पर पेमेंट महीनों बाद आ रहा है। ये एक सिस्टमैटिक इशू है। ट्रांसफार्मर बनाने का प्रोसेस वैसे ही लंबा होता है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा रहता है, पैसा फंसा रहता है, और जब सामान बनकर SEBs के पास जाता है तो उनकी खुद की हालत टाइट रहती है। हाँ, स्टेट बोर्ड्स का पेमेंट डिले तो कॉमन है, इसीलिए उनका पेमेंट साइकिल खिंचा रहता है। टेंडर बेस्ड ऑर्डर्स में ईयर एंड पे अचानक से हेवी डिस्पैच होते हैं, जिससे डेटर डेज और बढ़ जाते हैं। BBL इस बात को जानती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं वो अब अपना फोकस प्राइवेट सेक्टर और नॉन टेंडर ऑर्डर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाइंट्स आमतौर पर माइलस्टोन्स के हिसाब से जल्दी पे करते हैं। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। सरकार से वॉल्यूम लीजिए और प्राइवेट सेक्टर से कैश फ्लो मेंटेन कीजिए। समझ आई बात। वैसे कैश फ्लो के इस बैलेंस को ठीक करने के लिए हम इनके दूसरे बिजनेस डिवीजन को कैसे भूल सकते हैं? अब तक हमने सिर्फ पावर सिस्टम्स की बात की है, जो करीब 40% रेवेन्यू लाता है। हाँ, जिसमें पावर ग्रिड, NTPC जैसी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनका एक बड़ा सेगमेंट इंडस्ट्रियल सिस्टम्स का भी तो है, जो पूरे 60% रेवेन्यू का हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर्स और एलिवेटर्स आते हैं। बिल्कुल, और मोटर्स में इनकी टेक्निकल रेंज बहुत इंप्रेस करती है। रिपोर्ट बताती है कि इनकी मोटर्स को ATEX, IECX और BIS जैसे ग्लोबल सर्टिफिकेशंस मिले हुए। और इसका मतलब सिर्फ ब्रांड लगाना नहीं होता, ये सर्टिफिकेशंस उन इक्विपमेंट्स के लिए होते हैं जो हाईली एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं। राइट, जैसे ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज या कोल माइंस। एग्जैक्टली। वहां अगर मोटर्स में छोटा सा भी स्पार्क होता है ना, तो पूरी फैक्ट्री में आग लग सकती है। इन सर्टिफिकेशंस का मिलना इस बात का सबूत है कि BBL की इंजीनियरिंग उन एक्सट्रीम कंडीशंस को आसानी से झेल सकती है। और इसी क्वालिटी की वजह से उन्हें प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है और नए क्लाइंट्स भी आते हैं। और हाँ, इस सेगमेंट में जो इनका एलिवेटर डिवीजन है, जिसे मैग्नेट टेक्नोलॉजी मशीन्स कहते हैं, वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। गियरलेस एलिवेटर्स वाले मशीन्स है ना? हाँ, आजकल की हाई राइज बिल्डिंग्स में गियरलेस सिस्टम जरूरी हो गए हैं, क्योंकि ये जगह कम घेरते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। HDFC की रिपोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट की है। BBL ने स्पेन में एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ कोलैब किया है और वहाँ एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। ओह, यानी एक्सपोर्ट्स भी एक अलग ग्रोथ इंजन बन रहा है इनके लिए। बिल्कुल, और इसके साथ एक और आखिरी फैक्टर जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है ESG स्टैंडर्ड्स। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस।
जब आप 500 केवी और हजारों एमबीए की हैवी मशीनरी बना रहे हैं तो वहां लेबर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रूल्स का पालन करना बहुत जरूरी है। एक एक्सीडेंट पूरी फैक्ट्री रुकवा सकता है। और स्किल्ड मैन पावर की भी उतनी ही जरूरत होगी ऐसी टेक्निकल लाइंस पर। सही बात है। बीबीएल इस फ्रंट पर कंप्लायंस फुली मेंटेन कर रहा है। स्किल्ड लेबर को रिटेन करना उनके लॉन्ग टर्म ऑर्डर एग्जीक्यूशन का एक बहुत बड़ा पिलर है। बिना उसके वो 2100 करोड़ का ऑर्डर बुक डिलीवर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। तो इस पूरे डीप डाइव के निष्कर्ष कराते हैं अब। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो भारत बिजली एक ऐसी संस्था है जो इस पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल के ठीक बीच में बहुत मजबूती से खड़ी है। हाँ, इनका फाइनेंशियल क्वेश्चन बेहद स्ट्रॉन्ग है, 0 लॉन्ग टर्म डेट और करोड़ों का इक्विटी खजाना। ऑर्डर बुक ऐसी कि आने वाले साल का रेवेन्यू सेफ दिखता है, लेकिन इन सब के बीच मार्जिन्स पर प्रेशर है क्योंकि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स और कमोडिटी प्राइसेस तंग कर रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल में देरी का चैलेंज तो है ही। राइट। और इनका फैक्ट्री एक्सपेंशन जनवरी 2027 तक टाइम पर स्टार्ट होना बहुत क्रूशल है। अगर आप सब डॉट्स कनेक्ट करें तो बीबीएल एक क्लासिक स्केल अप कंपनी दिखती है। वो प्राइवेट सेक्टर और एक्सपोर्ट से अपना रिस्क बैलेंस कर रहे हैं, जो एक अच्छा साइन है। पर उनकी अगली बड़ी परीक्षा उनके एग्जीक्यूशन और मार्जिन मैनेजमेंट में ही होगी। और इस परीक्षा के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक विचार छोड़ना चाहती हूँ जो रिपोर्ट्स में नहीं है बल्कि भविष्य का आईना है। आइए सुनते हैं। आज हमारी दुनिया बहुत तेजी से स्मार्ट ग्रिड्स, आईओटी और सॉफ्टवेयर ड्रिवन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रही है। भविष्य का जो पावर ग्रिड होगा ना, वो सिर्फ लोहे और तांबे का ढेर नहीं होगा। वहाँ डेटा स्ट्रीम्स और एआई बेस्ड लोड मैनेजमेंट होगा। एग्जैक्टली। तो क्या भारत बिजली जैसी हार्डवेयर सेंट्रिक कंपनीज आने वाले दशक में सिर्फ हेवी मशीनरी सप्लायर्स बनकर रह जाएंगी, या फिर उन्हें भी अपने ट्रांसफॉर्मर्स और मोटर्स को एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये कैपेक्स साइकिल खत्म होगा तब इनका ये टर्बोचार्ज्ड इंजन कितने दिन चल पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए एनालिसिस को समझते रहिए और डीप डाइव करते रहिए।